हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम अपने उसी बुक को कंसीडर करें तो इस पर बहुत सारे डाइवर्जेंस हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछें किसी से कि भाई जो बुक आप खरीद रहे हैं उसका जो प्रिफेस है, जो उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, क्या वो उस बुक का पार्ट है या नहीं है, तो उस पर हमें अलग अलग व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये बुक का पार्ट है क्योंकि बुक के साथ दिया जा रहा है, आपको अलग से दिया तो जा नहीं रहा है कि बुक भी खरीदेंगे फिर अलग से एक पेपर दिया जाएगा, इसीलिए ये उस बुक का पार्ट है। वहीं दूसरे व्यूज़ आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं कि लोग बोलेंगे कि ये बुक का पार्ट नहीं है क्योंकि इसको हटा भी दें तो क्या बुक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बुक में से कोई पेज हटा दें तो पूरी बुक खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलते हैं और ऐसा हमारे प्रियम्बल के साथ भी हुआ। अलग अलग व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे कि कभी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं है, फिर बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक उसी तरीके से जैसे बुक में हो रहा है कि ये बुक का पार्ट है या नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलेगा कि प्रियम्बल जो है अगर उसको हटा भी दें तब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है बेरूबारी यूनियन 1960 के केस से। बेरूबारी जो कि एक जगह, और ये जगह थी तो हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए ऑब्जेक्शन खड़ा कर देता है। भाई अंग्रेज़ों ने बोला 30 जून 1948 को छोड़ के जाएंगे, लेकिन 1947 में उन्होंने जाने का प्लान बना लिया। जब प्लान बनाया तो डिवीज़न भी करना था। अब वो डिवीज़न के लिए इतना कम टाइम, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत 100% किसी ना किसी काम में कुछ मतलब 19-20 तो रह ही जाता है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन इज़ अ मिथ। तो यहाँ पर बेरूबारी यूनियन जो वेस्ट बंगाल में एक इलाका था, वहाँ पर ये मिस हो जाता है कि ये भैया इंडिया का पार्ट है। अब जब ये मिस हो जाता है तो ये पाकिस्तान जो है ये क्वेश्चन रेज करता है कि भैया ये हमारा पार्ट है, हमें दे दो। तो इसके एवज में 1958 की बात आएगी। 1958 का एग्रीमेंट आएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो ये बेरूबारी यूनियन की जगह पाकिस्तान को देगा। और जब ये पाकिस्तान को देगा तो इससे लोग हो जाएंगे खफा कि सरकार ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया, सरकार ऐसे कैसे कर सकती। और जब ये लोग खफा हुए तो सरकार ने केस डाला री बेरूबारी यूनियन। री इसलिए क्योंकि री का लैटिन जो वर्ड है वो रेफरेंस में उसको दर्शाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 143, जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है कि भैया इसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही जब ये एग्रीमेंट हो जाता है, लोग खफा हो जाते हैं, तो सरकार सोचती है चलो सुप्रीम कोर्ट से पूछती है, और ये री बेरूबारियन 1960 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से पूछती है कि क्या ये जो एग्रीमेंट हमने किया है, क्योंकि लोग खफा हो गए थे, क्या ये एग्रीमेंट जो किया है हमने, इसके लिए हमें किसी लॉ की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर लॉ की ज़रूरत पड़ेगी क्या वो आर्टिकल 3 के हिसाब से हो जाएगा? आर्टिकल 3 में मतलब देश जो है, हमारा भारत जो है, वो अपने स्टेट की बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकता है, उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, लेकिन ये काम इंटरनली हो सकता है। जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, ऐसा नहीं कि बाहर की बाउंड्रीज की बात हो रही थी इसमें। तो इन्होंने पूछा क्या ये आर्टिकल 3 के अंदर हो जाएगा? फिर इन्होंने पूछा अगर 3 के अंडर नहीं होगा तो क्या 368 के अंडर होगा? 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बारे में। तो 368 में वो प्रोसेस लिखा हुआ है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ भैया आपको इस एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये लॉ आर्टिकल 3 के अंडर नहीं काम कर पाएगा, आपको 368 के अंडर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बतौर प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती? क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात से दुखी थे कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था, डिवीज़न हो गया था, और इसीलिए जो उन्होंने प्रियम्बल बनाया उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो लिखा, इसका मतलब ये ज्योग्राफिकली भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ज़मीन का पार्ट जो है वो तोड़ दिया जाए, किसी दूसरे को दे दिया जाए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक्वायर करने की बात लिखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है कि इंडिया जो है दूसरा स्टेट जो है, दूसरा पार्ट जो इंडिया का पार्ट नहीं है वो एक्वायर कर सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपना पार्ट सीड कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। और इसीलिए अपोजिशन ने ये बोला कि प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और ये जोग्राफिकली भी लागू होता है। इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कैसी भी, ना अस्त्र की ना शस्त्र की। आपने देखा वो सिंह अवतार लिया था जब हिरण्यकश्यप के लिए, वो ना अस्त्र से मर सकता था, ना शस्त्र से मर सकता था, ना सुबह मर सकता था, ना शाम को मर सकता था, ना दिन में मर सकता था, ना रात में मर सकता था, ना ज़मीन में मर सकता था, ना आसमान में मर सकता था। तो ठीक इसी तरीके से अपोजिशन ने कहा कि पार्लियामेंट के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है कि वो अपना पार्ट सीड कर ले, ना तो नॉर्मली है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी नहीं है, 368 के अंडर भी नहीं, वो है ही नहीं उसके पास। आप कैसे अपना ज़मीन दे सकते हो? तब अगर ऐसा होता तो ये एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज संभाल ही नहीं पाते। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ हमेशा पीस बनाने की कोशिश करी है। हिंदुस्तान का नेचर ही ऐसा है, हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा समय तक बदला लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। एक्सेप्शन थोड़े बहुत हो जाते, थोड़ा दिनों तक बदला हम ठीक है, कोशिश हमारी पहले यही होती कि आप मान जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बस चलाई, आपने हमें बदले में क्या दिया? कारगिल। हमने आपके यहाँ गेम्स कराए, नेहरू जी ने, आपने हमें क्या बदले में दिया? हमें तो आप लड़ाइयाँ ही दे रहे हो, फिर भी हम कोशिश करे जा रहे हैं। ये तो अब मोदी जी जो है, जब उन्हें समझ में आ गया कि आप मानने वाले नहीं हो ऐसे, कि ये युद्ध कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब हमने जब भाला फेंका तो बैंड बज गई पाकिस्तान की, घर में घुस घुस के जो है, मतलब घर तो हमारा ही था, ये आके बैठे हुए हैं वहाँ पर थोड़ी दिनों के लिए, उनको मारा है, भगाया है। तो हम शुरू से ही इस बात में विश्वास रखते हैं पीस में। हमने बेरूबारियन के केस में भी 1958 के एग्रीमेंट में भी बेरूबारियन ले जाओ ख़त्म करो कहा। पब्लिक खफा तो प्रियम्बल के बारे में बेरूबारियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया गया। तो यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, किसी भी तरीके की पावर नहीं, और अगर ऐसा होता तो ये एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कहता है, वो बड़ी बड़ी बातें तो बोल देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे लड़की का रिश्ता मान लो हो गया हो लेकिन कैंसिल करना हो, या लड़के का रिश्ता हो गया हो कैंसिल करना हो, कैसे करेंगे कैंसिल? कि लड़की तो आपकी जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, हमारा लड़का बहुत भाग्यशाली होगा, ये तो बेवकूफ़ है, चंपू है, इसको आपकी लड़की की अहमियत समझ में नहीं आ रही है, कितने अच्छे काम कर लेती है, लड़के को सुधार देगी। पर जी मंगली ना होता हमारा लड़का, हम कर लेते शादी। ऐसी लड़के वाले बोलेंगे कि भैया आपका लड़का जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पैसे कमाता है, ऐसा है वैसा, लड़की बेवकूफ़ है, पर जी क्या करें मंगली। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमागों को खोल रही है, उनके दिमागों में हमें झांकने का मौका दे रही है। वो बता रही है वो क्या चाहते थे। वो डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते थे, वो रिपब्लिक स्टेट चाहते थे, वो जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते थे, वो इक्वालिटी लाना चाहते थे। इससे हम उनके दिमागों में झांक सकते हैं। प्रियम्बल एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर सकती है। जहाँ कोई लॉ एम्बिगुअस है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वहाँ हम प्रियम्बल से उसको मैच करा सकते हैं, और जहाँ वो प्रियम्बल से मैच हो रहा है वहाँ तक हम उसे वैलिड मान सकते हैं, बाकी केसेस में उसको वॉइड कर सकते हैं। तो हम प्रियम्बल के आइडियल्स से, ऑब्जेक्टिव से किसी लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेरिका में भी प्रियम्बल is not a part of constitution. Preamble is not a substantial source to the constitution. कि अमेरिका में भी प्रियम्बल सब्सटेंशियल सोर्स है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स का, तो हमारे यहाँ भी नहीं है। और इसीलिए प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में ये दलील दी गई। इसके बाद अब आएंगे केशवानंद भारती साहब। 1973 में हमें केस देखने को मिलेगा। इससे पहले चलें तो केरल की सरकार बनाएगी लैंड रिफॉर्म्स लॉज, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स, जिससे होगा ये कि ज़्यादा ज़मीन जिन लोगों के पास थी उससे ज़मीन लेके वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इलेक्शंस हुए, तो कांग्रेस ने ये वादे कर रखे थे कि हम अगर पावर में आएंगे तो आपकी ज़मीन आपको वापस कराएंगे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। ऐसे ही जब हमने एडवाइजरी जो पावर देखी प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकता है, बहुत खुल के, बहुत बढ़िया तरीके से क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, जब हम बात करेंगे तब देखेंगे, अभी इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ऐसी कांग्रेस ने वादे किए कि भैया आपको ज़मीन वापस करवा देंगे। तो इसकी शुरुआत हुई बिहार से। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स बनाए गए और ज़मीनें जो है वापस करा दी गई। कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने इनको वैलिड माना, कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट ने इनको इनवैलिड माना। जब इश्यूज हुए तो कोर्ट में गया केस। आगे क्या हुआ वो वहाँ देखेंगे। फिलहाल जब केरल की सरकार ने ऐसे लॉज बनाए तो एक मठ था, एडनीर मठ। कौन सा मठ? एडनीर, जिसके मठाधीश थे केशवानंद भारती साहब। हिंदुस्तान का सबसे ज़बरदस्त केस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी बेंच वाला केस। इसको इस बात से भी आप जान सकते हैं कि जितनी सिटिंग्स राम अयोध्या केस के लिए हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा सिटिंग्स जो है केशवानंद भारती केस के लिए हुई है। इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या केस कितना पुराना है, अब जाकर उसका फैसला आया है। उसमें भी इतनी सिटिंग्स नहीं हुई जितनी कि केशवानंद भारती केस में हुई। और साथ ही साथ अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केबीसी में क्वेश्चन आया करोड़ रुपए के लिए कि भैया बताइए जो 13 जजेस की बेंच थी सबसे बड़ी, वो किस केस के लिए बैठी थी? केशवानंद भारती केस के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, प्रियम्बल की जब हम बात करें कि प्रियम्बल का जिक्र इस केस के जजमेंट में 517 बार आया, 517 टाइम्स। तो यहाँ पर कोर्ट बोलती प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपने प्रीवियस जजमेंट को बदलती है। जो बेरुवारी यूनियन केस में उन्होंने जजमेंट दिया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में वो अपना जजमेंट बदलती हैं और वो ये बोलती हैं कि ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर नहीं है, मतलब कि आप प्रियम्बल का यूज़ करके ये नहीं बोल सकते कि भाई हम सेकुलरिज्म को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं तो हम सरकार ज़्यादा पावर ले रही है, हम सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं इसलिए सरकार ज़्यादा पावर ले रही है और एक तरीके से अथॉरिटेटिव रूल हो जाए। ना ही ये जस्टिफिकेबल है कि मई आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया सेकुलरिज्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है या इकोनॉमिक स्टेटस बराबर नहीं है। भाई हमारे पड़ोस में जैगुआर खड़ी होती है, थोड़ी दूरी पर जैगुआर खड़ी होती है, और ये बी टाउन की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली मुंबई में ही आपको अभी तक जैगुआर देखने को मिलती थी, हमारे इतने बड़े शहर में इतने बी टाउन में जैगुआर की बात नहीं होती। होती भी थी, बड़ी बड़ी कोठियों में होती थी। अब तो गली मोहल्ले में जैगुआर खड़ी हो रही है, बताइए, उसमें चूहे भी नीचे घुस रहे होंगे। तो अब मैं जाके कोर्ट से कहूँ कि मेरे पड़ोसी के पास जैगुआर है, मेरे पास जैगुआर नहीं है, कैसे इकोनॉमिक स्टेटस बराबर हो, वो बराबर करवाइए, इम्प्लीमेंट करवाइए, तो ये तो पॉसिबल है ही। इसीलिए जस्टिफिकेबल भी नहीं है और सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है कि लेजिस्लेचर इसका यूज़ करके अपनी पावर बढ़ा नहीं सकता है। तो केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और इस चीज़ को इंश्योर किया गया LIC के केस में। LIC 1995 का केस, बहुत ज़बरदस्त केस। LIC लेकर आती है एक पॉलिसी, और पॉलिसी बहुत सस्ती पॉलिसी। अब आप सोचिए, एक सस्ती पॉलिसी आई है तो उसको तो सब खरीद लेंगे, लेकिन सब खरीद नहीं पाते, गरीब उसको खरीद नहीं पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि LIC ने इस पॉलिसी में ये कंडीशंस लगाई हुई थी कि इसको वही खरीद सकता है जो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या क्वासी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अभी नए नए नंबर्स आ रहे हैं गाड़ी पर, वो 22 BH करके, 21 BH करके। मुझे किसी से जानने में मिला, मैंने अभी पढ़ा तो नहीं है, पर मुझे किसी से जानने में मिला कि सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को ये नंबर दिए जा रहे हैं, जनरल पब्लिक को नहीं दिए जा रहे हैं। अब मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता कि जब तक मैंने पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ही इस पॉलिसी ने क्या बोला कि पॉलिसी जो है ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्वासी गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा, इसके पीछे LIC का असली मकसद क्या था? LIC का असली मकसद था पैसा कमाना, फ़ायदा लेना, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग, इन बड़े बड़े लोगों के पास अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, अपने बॉडी को इंश्योर करने के लिए खूब पैसा है। तो इसीलिए इनका रूटीन भी जो है बहुत ठीक ठाक रहता है, पैसे भी LIC को ज़्यादा बच जाएंगे। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी,
बड़ी खतरनाक होती हैं। इंश्योरेंस देने के टाइम पे तो आपको ये बोल देती हैं कि भैया ऐसा है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 500 रुपये में आपको देने, लेकिन जब देने की बारी आती है तब इनके क्लॉज एक से एक निकल के आते हैं, ज़बरदस्त क्लॉज निकल के आते हैं एक से। ऐसा केस भी होगा, ऐसा एक केस भी हुआ जब LIC ने जो प्रीमियम होता है वो देने से मना कर दिया बाद में, तो वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो भी। तो जब पैसा देने की बात आती है तब ये मुकर जाती हैं कि भैया ये तो सिगरेट पीता था 5 साल से, आपने हमें बताया नहीं, इसके तो सारे फेफड़े गले हुए हैं, हम क्यों देते पैसे, हमने तो पहले ही बोला था, आपने छुपा रखा है, आप सिगरेट पीते थे, आप गुटखा खाते थे। तो इनका मेन मकसद जो था वो प्रीमियम कमाना था, पैसा कमाना था। जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भैया पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन ये जो इसका क्लॉज है कि ये गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये इनवैलिड हो जाता है, ये क्लॉज जो है इनवैलिड हो जाता है और इसको हटा दिया जाता है, पॉलिसी ठीक है। तो वहाँ पर प्रियम्बल की बात होती है, वो ये कहते हैं, कोर्ट ये कहती है ये जो क्लॉज है इस पॉलिसी का, ये प्रियम्बल जो कि एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे ही कोर्ट ने रेफरेंस दिया हुआ था, कोर्ट किया हुआ था कि ये जो क्लॉज है ये प्रियम्बल जो कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनके खिलाफ है, इसलिए ये वॉइड है। तो यहाँ पर कोर्ट ये इंश्योर करती है, उसने जजमेंट में बोला कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बात केशवानंद भारती केस में आई थी निकल के, वो LIC में इंश्योर कर ली गई। तो पर ये नो सोर्स ऑफ पावर्स, पावर भी नहीं है सोर्स का और जस्टिफिकेबल भी नहीं है, और लेटर एडेड लेटर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद ये जोड़ा गया, वैसे ही जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जोड़ा गया ताकि उसके साथ कॉन्फर्मिटी रह सके। अब आपने ये तो बोल दिया कि भैया लड़का जो है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे कमाता है, या एक रियल केस में आपको बताऊं, अभी सहारनपुर में कुछ दिनों पहले की बात है, सहारनपुर में एक केस आया कि एक आदमी, एक मजदूर बेसिकली, एक लेबर, वो IPS की यूनिफॉर्म पहन के उसने फ़ोटो खिंचा रखे हैं और उसके एवज में उसकी सगाई भी हो गई। आप सोचिए, सगाई भी हो गई, और सगाई होने के बाद वो तो भाई को पता चला कि यार कुछ दाल में काला है, उसने अपने आप को DCP बताया हुआ था और बाकायदा DCP की यूनिफॉर्म में ऑफिस में बैठ के फ़ोटो एडिट करवा रखा था, कोई पहचान नहीं सकता बिल्कुल भी। बस वो थोड़ी सी गलती ये कर गया कि उसने शायद दाढ़ी मूछे जो है वो कटवा नहीं रखी, मूछे ना भी कटवाता तो भी चल जाती, दाढ़ी उसकी इस तरीके से थी कि कोई आदमी हजम नहीं कर पाएगा कि इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर कोई पर्सन इस तरीके की बियर्ड जो है वो कैसे रख सकता है। ऐसी एक केस हुआ था, एक IPS यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे नोएडा में भैया, लेकिन गलती वो ये कर गए कि गर्मी में वो सर्दियों की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। सर्दी वाली यूनिफॉर्म अलग होती है, पुलिस की गर्म शर्ट होती है, वो थोड़ी डार्क होती है दिखने में। अब पुलिस की नज़रें इतनी पहनी, आप कैसे बच पाएंगे उससे। तो वो क्या था, वो ये था कि शादी से पहले तो आप कुछ और थे, IPS थे, शादी के बाद आप कुछ और हो जाते, यानी दिखाया आपने कुछ और, दिखे आप कुछ और। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फॉर्मिटी तो रखनी थी। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिख देते अपना डेमोक्रेसी नहीं है या रिपब्लिक नहीं है, हम तो जो है मुगल बादशाह को, उसके ही किसी चाचा पोते को, उसके लड़के को जो है वो मानेंगे, हेड मानेंगे, हम ये मान लेते। तो हम रिपब्लिक अगर लिख देते अपने प्रियम्बल में तो क्या उसके साथ कॉन्फॉर्मिटी होती? नहीं होती। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने अपने प्रियम्बल को बाद में जोड़ा। जैसे हम एक नॉवल तैयार कर रहे हैं, हम एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं कि भैया आओ एक सस्पेंस थ्रिलर लिखते हैं। हमने लिखना शुरू करा, एक अंधेरी रात थी, और उस अंधेरी रात से होते 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 पता नहीं हम कहाँ भटक गए, हमें स्विट्ज़रलैंड नज़र आ गया, प्यार मोहब्बत की बातें नज़र आ गई, वो थ्रिलर सस्पेंस बदल कर हो गया एक रोमांटिक लव स्टोरी। आपने प्रोफेस में लिख दिया कि ये एक ऐसी स्टोरी है, ऐसा खतरनाक है, ऐसे मर जाता है, आप देखिए सस्पेंस, पता लगाइए कि किसने मर्डर किया, और अंदर कुछ और ही, मतलब अंदर गुब्बारे उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं। तो ये कॉन्फर्मिटी नहीं होती। इसको इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमारे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जोड़ा गया एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।